221 मेंबरान है, मुखालिफत में 203 मेंबरान है। तरमीम को अपने जूते से नोट करें। आप अपनी काउंट पूरा करें फिर बात करें प्लीज। लेजिस्लेटर्स जब उनको लाया जा रहा है तो वो ऐसे सर हांगते कह रहे हैं कि जी मैं आया नहीं हूँ, मुझे लाया गया है। ये छुई मुई अपोजिशन, ये डील चाहते थे, ये एनआरओ चाहते थे। इसको अदालत में चैलेंज करें। ये सारे वो लोग हैं जो करप्ट सिस्टम को बचा रहे हैं। छीन रहा है कप्तान रोटी कपड़ा और मकान। कहा वो सदर पाकिस्तान बन सकते हैं। जी बिल्कुल बन सकते हैं, ये मनून ने बना सकती। इमरान को वार्न कर रहा हूँ, घबराना का वक्त शुरू हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं समर अब्बास। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिकस्त के बाद अपोजिशन को आज सेनेट में भी 3 हुकूमती बिल जो हैं जब वो पेश हुए तो वहाँ भी आज शिकस्त का सामना करना पड़ा अपनी अददी अक्सरियत होने के बावजूद। तो सवाल ये उठता है कि वो जो दावे थे कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आए कि गवर्नमेंट कमज़ोर हो गई, इत्तेहादी नाराज़ हो गए, कई लोग 22-23 लोग जो हैं गवर्नमेंट के वो अपोजिशन के साथ राब्ते में हैं और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी, तो क्या अब वो सारे दावे हवा में ही रह गए और ऐसा मुमकिन हो पाएगा या फिर अब ये चैप्टर अब क्लोज़ हो गया है? और क्लोज़ हुआ है तो फॉर टाइम बीइंग क्लोज हुआ है या परमानेंटली क्लोज हो गया है? और नाज़रीन, हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि अब जो अपोजिशन है उसकी हिकमत अमली क्या होगी। पार्लियामेंट के अंदर तो जितने भी दावे थे वो सिर्फ दावे ही रहे, वहाँ तो नाकामी का एक मरतबा फिर से सामना करना पड़ा अपोजिशन को। तो वो जो लॉन्ग मार्च की बातें हो रही है दिसंबर में, क्या वो हो पाएगा? होगा तो क्या वो अपने अहदाफ हासिल कर सकेगा? और नाज़रीन, EVM पर बिल तो पास हो गया, लेकिन क्या अगले इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल मुमकिन हो सकेगा? इलेक्शन कमीशन का जवाब तो इस पर कोई ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है, लेकिन जो अपोजिशन एक उम्मीद लगाए बैठी है इलेक्शन कमीशन से कि वो अगर इसे अदालत में चैलेंज करता है तो फिर उनका काम भी आसान हो जाएगा। तो क्या रिलीफ मिल सकता है अदालतों से इस बिल के खिलाफ? कुछ हम डिटेल्स आपके सामने आज रखेंगे। और नाज़रीन, साद रिजवी की रिहाई का जिक्र भी हम आज के प्रोग्राम में करेंगे। और स्टेट बैंक ने शरह सूद बढ़ा दी है 1.5%। यानी अगर आप बैंकों से कर्जा लेने का कोई प्लान करते हैं, कोई अपना बिजनेस शुरू करने के हवाले से या किसी और हवाले से, तो उन लोगों के लिए बुरी खबर है कि जो शरह सूद है उसमें तकरीबन 1.5% इजाफा करके 150 बेसिस पॉइंट्स गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए हैं और अब 8.75% हो गई है शरह सूद। तो इससे कारोबारी तबका भी मुतासर होगा। वो जो नौकरियों की बात होती थी कि हमारे बिजनेसेस फ्लरिश करना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री, तो उस पर कितना असर पड़ेगा इसका आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रुकन कौमी असम्बली है। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करी है ना परवेज भट्ट साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से और तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। आमिर लियाकत साहब, आज जो बिल वगैरह पास हो गए सेनेट में भी आज सुबकी का सामना करना पड़ा हमारी मुल्की अपोजिशन को, हालांकि सेनेट में स्ट्रेंथ है उनकी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब कह रहे ये कौन सी जमहूरियत है यार? जुम्मे की नमाज के दौरान सप्लीमेंट्री एजेंडा ला के आपने बिल पास कर लिया और आप कह रहे बड़ी हमें कामयाबी हासिल हुई, बड़ा हमने मैदान मार लिया। क्यों जमहूरियत में जुम्मे की नमाज नहीं होती क्या? नहीं, वो कह रहे जुम्मे की नमाज में आपने बिल तो पास ना करे ना। वो कह रहे जुम्मे की नमाज और जुम्मे की अजान सप्लीमेंट्री एजेंडा ला के। जुम्मे की नमाज जुम्मे की अजान फर्क होता है। हाँ, अजान हुई होगी, ख़त्म हुई होगी, उसके बाद वक्त होता है, वो दौरान पास होगा। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे ही होता है। सप्लीमेंट्री एजेंडा ला के ऐसे ही होता है, एकदम ऐसे होता है, एकदम से ले जब देखा बंदे एकदम ही करते हैं काम, हम एकदम करते हैं, एकदम ही करना चाहिए। ये जो हम देख रहे थे जो दिलावर खान ग्रुप है एक 5 बंदों का सेनेटर्स का, वो यूसुफ रजा गिलानी को वोट देता है, सर खत्म हो गया होता है अपोजिशन लीडर के। जब हम आए नहीं लाए गए तो सारे ग्रुप खत्म हो गए, उसके बाद सब खत्म हो गए। जब लाए गए ना तो सारे ग्रुप खत्म हो गए, जब लाए जाते हैं ना तो ग्रुप खत्म हो जाते। अच्छा, एक ही ग्रुप होता है जो लाता है। ये कौन लाता है? लाते हैं बी पॉजिटिव होते हैं। कौन लाता है? पी पॉजिटिव। हाँ, ये कौन है पी पॉजिटिव? पाकिस्तान पॉजिटिव। पाकिस्तान पॉजिटिव जी, नहीं पाकिस्तान तो नहीं लेके आया ना, कोई लेके आया पाकिस्तान का? कोई पाकिस्तान पॉजिटिव लोग लेकर ब्लड ग्रुप है इनका जो लेके आए थे। इनका ब्लड ग्रुप है पाकिस्तान पीछे भी वही है जो आपको लेकर आए थे। मुझको जो लेकर आए थे तो बड़ा इत्मीनान से लाए थे। इत्मीनान से? इनको जो लेके आए मुझको नहीं पता कौन लाए, मुझको जो लाए वो तो इत्मीनान से लाए थे। इत्मीनान से लाए, बहुत इत्मीनान से है वही है। अब एक दूसरे मिलते होंगे वही होंगे, लेकिन अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग, ख्याल रखते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। और 3 साल से उन्होंने ख्याल रखा हुआ गवर्नमेंट? मेरे बचपन से ख्याल रखा हुआ है। आगे भी वो ख्याल रखेंगे आपका? बिल्कुल रखेंगे, क्योंकि पिछले तो काफी बड़ी बातें चल पड़ी थी कि ख्याल वो अब शायद ना रखें। कुछ नहीं, हम तो गाना भी ये गाते हैं, आप फट गया कोई हमारे तो गाने ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना।
वतन का तुम ख्याल रखना वतन का ख्याल रखना, समझे ना मेरा बात। मैं आपको वतन ख्याल सारी बातें बता रहा हूँ, आप भी ख्याल तो बहुत अच्छा रख रहे हैं। देखिए वतन का ख्याल रखना, आपका पीटीआई का ख्याल रखता है, पीटीआई के गवर्नमेंट का ख्याल रखता है, पीटीआई का सबने मैनिफेस्टो उसके साथ है, पीटीआई का इत्तेहादियों ने ख्याल रखा हुआ है, पीटीआई का अरकान ने ख्याल रखा हुआ है, पीटीआई का इमरान खान ने ख्याल रखा हुआ है, और इन सबका ख्याल किसने रखा हुआ है? इन सबका ख्याल उसने रखा हुआ है जिसका ख्याल है पाकिस्तान। वो तो कायदे मोहम्मद अली जिन्ना और कायद-ए-आज़म का ख्याल है, मैं ख्याल हूँ किसी और का, प्रोग्राम में किसी और की। बहरहाल इसमें ये जो अब बात हो रही है, अपोजिशन बात करी कि हम चैलेंज करेंगे जो इस वक्त जो कानून साजी हुई ईवीएम से मुतालिक, बाकी चीज़ों से मुतालिक, उसमें एक ग्राउंड बिल्कुल मौजूद है उनके पास चैलेंज करने का कि जो आइन का आर्टिकल 222 है उसमें नाज़रीन बड़ा क्लियरली है, उसकी जो 222C है वो ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन का ये काम है प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, द रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंस इन ए कंस्टिट्यूंसी, द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्शंस पर्टेनिंग टू एंड द कमेंसमेंट ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। इंतखाबी फहरिस्तें जो है इलेक्टोरल रोल्स उनका तैयार करना इलेक्शन कमीशन का काम है। फिर नीचे आके इसी में इसका जो आखिरी जो क्लॉज है उसमें है बट नो सच लॉ शैल हैव द इफेक्ट ऑफ टेकिंग अवे और एब्रिजिंग एनी ऑफ द पावर्स ऑफ द कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अंडर दिस पार्ट। यानी इलेक्शन कमीशन के जो इख्तियारात हैं वो इख्तियारात अगर कोई इनसे लेने के हवाले से कोई अगर बिल पास होता है, कोई कानून साजी होती है तो फिर वो नहीं हो सकेगी। ये तो चैलेंज हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, या इलेक्शन कमीशन अगर करता है फिर अपोजिशन को भी फायदा हो जाएगा इसका। ईवीएम का जो इतना बड़ा ख्वाब है खान साहब का, पीटीआई का, वो सारी उम्मीदें ईवीएम मशीन का ये मसला हवा में ना रह जाए। ईवीएम मशीन तो हमने ये नहीं कहा कि इसी इलेक्शन में इस्तेमाल, ये तो हमने नहीं कहा, हमने कानून एक पेश किया। 23 का इलेक्शन आप कह रहे हैं कि बेशक ना हो ईवीएम, हो सकता है ना हो सकता है, ये मैं नहीं कह सकता कुछ भी, ये इलेक्शन कमीशन को फैसला करना। हमने तो ईवीएम मशीन का कानून दिया है, ईवीएम मशीन कैसी होगी, किस रंग की होगी, क्या करेगी, कैसे चलेगी, ये सारा काम इलेक्शन कमीशन करेगा, हमारा नहीं था, हम इसमें कोई फरीक नहीं है। लेकिन ये जो चैलेंज करने की बात है, आर्टिकल 72 है सर, पढ़ लें सब। आर्टिकल 72 में ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि असेंबली के अंदर जो रूलिंग दे देता है स्पीकर और जो तारामी मंजूर हो जाती है उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। नहीं, कुछ हो सकते हैं, नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता, ये आइन ही गुंजाइश कुछ नहीं हो सकता। अगर आप कहीं नहीं हो सकता, मैं बता मैं पढ़ चुका हूं सर, उनसे आइन जो है वो कल मैं पूरा पढ़ गया हूं, उन पे आप चैलेंज कर सकते हैं अदालतों के अंदर। मैं बता किसी इदारे का अगर कोई मैं बता इदारा अगर लिए जाते हैं तो वहां पे भी इदारा अगर इख्तियारात लिए जाने की बात, अगर इख्तियारात लिए जाते हैं, हमने तो इख्तियार नहीं लिया। आईनी तरमीम में तो सर एक्ट और बिल जो है वो हो सकते हैं। सर सुन लें, इख्तियार नहीं लिया हमने, ये नहीं कहा इलेक्शन हम कराएंगे तुम नहीं कराओगे, हमने ये कहा कि इलेक्शन कोई और कराएगा आप नहीं कराएंगे, हमने ये भी नहीं कहा कि इलेक्शन कराना नहीं है। वोटर लिस्टें जो है इंतखाबी फहरिस्तें हैं, उनकी तैयारी इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्टोरल रोल्स की तैयारी वो आप उठा के नादरा को दे रहे हैं। सर सुनिए मैं सर बता देता हूँ ना, हाँ ईवीएम जब बनाते हैं ना, ईवीएम मशीन होती है उसके अंदर ही सारा डेटा डाला जाता है। डेटा डालने के लिए एक समझ लें कि एक मॉडल मशीन तैयार करने के लिए डेटा डाला जाएगा। डेटा डालने के लिए अगर फहरिस्तें ली हैं तो डेटा डालेंगे, आपको वापस कर देंगे, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। मतलब इतना बड़ा हुआ बना फहरिस्तें बनाने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन से लेकर नादरा को दे दिया गया। मॉडल मशीन बनानी है ना, उसके बाद इलेक्शन कमीशन कहे हमें ये मशीन नहीं चाहिए, हम खुद बनाएंगे तो हो जाएगा। मतलब ये थोड़ी है, आप कह रहे हैं हमने बना दिया, इलेक्शन कमीशन हमें कोई एतराज, हमने कानून बनाया बस, और ठीक है। हिना परवेज भट्ट साहबा, हमने तो बड़े दावे सुने पिछले 2 हफ्तों में कि गई हुकूमत खान साहब को इस्तीफा खुद ही दे देना चाहिए, और बड़े हमें दावे सुने कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद आ रही है, खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ रही है। वो सारी बातें लगता है कि वो हवा में गई आपके दावे सारे, चूँकि यहाँ तो ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के अंदर अपोजिशन को बड़ी बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। आज सेनेट के अंदर जहाँ 51 मेंबर आपके हैं, 48 गवर्नमेंट के हैं, अददी अक्सरियत आपकी है, वहां भी आज हुकूमती बिल 3 अहम हुकूमती बिल पास हो जाते हैं और आप अपोजिशन वहां पे शोर मचाती रह जाती है। लगता है कि शोर मचाने से ज्यादा अपोजिशन कुछ नहीं कर पाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर, जो ग्राउंड रियलिटीज़ है ना वो वही है जो आमिर लियाकत साहब ने अभी बयान करने की कोशिश की, और इससे पहले भी इन्होंने जिस वक्त कौन सी हम लाई गए हैं वाली बिल्स पार्लियामेंट में जो कि 2018 के इलेक्शन जिन लोगों ने RTS बिठा के और इमरान खान को हमारे पे मुसल्लत किया, वही सेम लोग हैं जिन्होंने कल 33
जो कानून है वो पास करवाए बुलडोज करके, और आमिर लियाकत साहब ने और बाकी भी आप इनके इत्तेहादियों ने क्लियरली कह दिया कि हम आए नहीं, हमें लाया गया। तो ये ग्राउंड रियलिटी जो भी है और इसका गेम प्लान है वो तो आमिर लियाकत साहब ने बहुत क्लियरली बता दिया। मैं 2-3 चीज़ें क्वेश्चन आपसे भी करना चाहूँगी एज अ जर्नलिस्ट कि समर देखें, आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक इस तरह देखा है कि 33 जो कानून है उनको बुलडोज करके पार्लियामेंट में कहीं भी पास, आई थिंक पाकिस्तान की हिस्ट्री में स्याह तरीन दिन था कल कि कुछ ऐसे बिल जो पाकिस्तान की नेशनल इंटरेस्ट में, फॉर एग्जांपल कुलभूषण को, इन्होंने कुलभूषण को जो NRO दिया, उसके ऊपर आपको नहीं लगता कि पार्लियामेंट में ओपन डिस्कशन होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए थी, ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड होना चाहिए था, या लोगों को पता होना चाहिए था उसके ऊपर पास नहीं? देखिए है ना परवेज भट्ट साहब, जो कुलभूषण वाला मामला है वो तो ICJ का फैसला था, उसको उस फैसले को इम्प्लीमेंट करते हुए हमें वो करना था, हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हम इस दुनिया के अंदर रह रहे हैं। जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान ने हर सूरत में पूरी करनी चाहिए, अपोजिशन नाराज हो। लेकिन ये जो बुलडोज करने की आप बात कर रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए Samar, all opposition, when issues of national interest come, we are all on board. So हमें opposition को पार्लियामेंट में उसको डिबेट नहीं होनी चाहिए थी, हमें ऑन बोर्ड नहीं रखना चाहिए था जब ये चीज़ें पास हो रही। सो व क्वेश्चन इज दैट कि जो ये चीज़ें करने की कोशिश, जिस तरह कल स्पीकर ने बिहेव किया, इनसे पहले कुछ दिन पहले जॉइंट पार्लियामेंट का सेशन जिसको इमरान खान साहब जहाद कह रहे थे वो कैंसिल किया गया, और स्पीकर ने एक लेटर भेजा ऑपोजिशन को कि हम ऑपोजिशन से मुशावरत करना चाहते हैं। रियलिटी ये थी कि इन्होंने अपने इत्तेहादियों को और अपने अरकान पार्लियामेंट को इकट्ठा करना था, तो कहाँ गई उनकी मुशावरत? तो हिना साहब आप मुझे ये बताएं अब जो स्पीकर नेशनल असेंबली है उनके रोल पे भी, उनका जो कंडक्ट है हाउस के अंदर, उस पर भी बड़ा एतराज है अपोजिशन को। हम सुन रहे हैं बातें दोबारा से कि उनके खिलाफ भी शायद कोई अदम एतमाद की तहरीक है। ये भी वो जो अदम एतमाद हम सुन रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ, चेयरमैन सदर के खिलाफ, ये उसी तरह की होगी या हकीकतन कोई आएगी अमलन? क्योंकि जब भी ये उनके कंडक्ट पे मसला आता फौरन हम ये दावे सुनते हैं बड़े कि अदम एतमाद लाएंगे, लेकिन आपके पास नंबर्स ही नहीं है। अगर हुकूमत जो है वो मेजॉरिटी में चाहे अपने इत्तेहादियों के साथ होती है तो वो हुकूमत में है। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये बिल पास कराते हैं, ऐसे विक्ट्री साइन बनाते हैं कि पता नहीं इन्होंने क्या कर दिया। हर दफ़ा इनके बिल पास कराने पे लगता है इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है, ऐसी मैंने हुकूमत नहीं देखी जो इत्तेहादियों को प्रेशराइज करे और अपने ही मेंबर्स को प्रेशराइज करे और उनको बुलवा के ऐसे बिल पास कराए और विक्ट्री साइन बनाए कि पता नहीं क्या उन्होंने आपके पार्टी के लीडरान तो ये दावा कर रहे हैं 22 से 25 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मैं इत्तेहादियों की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो आप लोगों के साथ राब्ते में थे। देखिए जरा वो दावा सुन लें, जरा वो दावा सुन लें। शाहिद खान अब्बासी साहब क्या दावा कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब कितना बड़ा दावा कर रहे हैं कि 22 से 25 अरकान का होना आपके साथ राब्ते में, ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो बंदे नजर नहीं आते फिर इजलास के अंदर। जरा सुन लें जी। कोई 25-26 लोग जो है वो PTI के लोग थे जो हमारे साथ राब्ते में थे, जो किसी कीमत के ऊपर जो है वो PTI को जो है वो वोट नहीं देना चाहते थे। जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जिनका PTI से ताल्लुक है, वो लोग रात तक हमारे राब्ते में थे। वो लोग किसी कीमत पे ना सिर्फ अब्सटेन करने को तैयार हैं, बल्कि हम वहाँ पे जाके सामने जो है वोट उनके खिलाफ जो है वो देने को तैयार है। सर राणा साहब ने कहा कि बहुत सारे PTI वाले इस वोट में भी जो कल हुआ आपके साथ राब्ते में थे, बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल थे। कितने? इत्तेहादियों के अलावा 22 लोग। वाकई में आपका ख्याल है कि कोतों ने उनको? मेरा ख्याल नहीं है, मुझे पता है। वो कहाँ के बंदे हैं ना परवेज भट्ट साहब जो 22 से 25 बंदे थे? देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं राना सनाउल्लाह, PTI के बहुत से ऐसे मेंबर्स हैं जो इनको वोट नहीं देना चाहते, बल्कि इनके अपने इत्तेहादी भी। और आमिर लियाकत साहब सबसे पहले तो खुद ही गवाही देंगे कि इन्होंने ये ना वोट देना चाहते, लेकिन कहाँ से प्रेशराइज होता है, कहाँ से केसेस खोले जाते हैं, कहाँ से NRO दिए जाते हैं। 25 बंदों का केस तो कोई नहीं खुला, वो शायद अच्छा लग रहा है। ऐसे मेंबर्स हैं आज मेरी बात की तारीफ कर रही हैं, हम दोस्त हो गए दोबारा, हम दोनों बड़े मुखालिफ थे, दोस्त हो गए आज। अच्छा हाँ, अच्छा लग रहा है। कौन सी बात की तारीफ कर दी आपकी? ये बातें तारीफ करनी के लिए आमिर साहब ने बात की
कि हमारे ऊपर केसेस खुल जाएंगे। पीटीआई के बहुत मेंबर्स हैं जो ये कहते हैं, लेकिन मैं एक दो चीजें चले आपसे भी मैं जरा सुन लूं। आमिर लियाकत साहब से जानते हैं कि वो कहीं वो जो 22-25 में ये तो नहीं थे कहीं सर, आप तो नहीं थे 22-25 में जो राब्ते में थे? मेरा एक मसला है सर, हाँ जिसके साथ होता हूँ एक चीज, आमिर लियाकत साहब ने बहुत ईवीएम मशीन की बात की। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगी। ईवीएम मशीन की कॉस्ट 150 अरब रुपए है। पिछले इलेक्शन में 25 अरब रुपए लगे हमारे पूरे जनरल इलेक्शन कराने में। तो मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ पीटीआई से कि हमें आईएमएफ से $1 अरब लेने पे पेट्रोल महंगा करना पड़ रहा है, बिजली महंगी करनी पड़ रही है, लोगों पे महंगाई आज 18% है। तो 150 अरब का जो इन्होंने ईवीएम मशीन का मंसूबा दिया है, ठीक है। बहरहाल मेरी तो इसमें राय है ना परवेज भट्ट साहबा के कैसे बनेंगे, इतने हमने अरबों रुपए के व्हाइट एलिफेंट लाहौर में ऑरेंज ट्रेन जैसे हमने खड़े कर दिए। अगर शफाफ इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर अगर हो जाते हैं, उसमें अगर 125 अरब अगर ज्यादा लग जाते हैं, मेरे ख्याल से कोई इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं है। पाकिस्तान के अंदर से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, हमारी जमहूरियत मजीद बेहतर अंदाज में पनपेगी। 150 अरब मैं आता हूँ जरा उस पर, मैं आता हूँ जरा आपकी तरफ, ठीक है। 125 अरब आपके 25 लगे थे, 150 लग रहा है तो चले 125 अरब ज्यादा लग जाएगा, लेकिन उससे पाकिस्तान में अगर जमहूरियत का फायदा है तो जरूर लगने चाहिए। हम इतने बड़े बड़े गैर जरूरी मनसूबों पे इतने 150 और 25 की बात कर रहा हूँ ना, फर्क बता रहा हूँ, ठीक है। चले 150 में से 25 निकाले तो 125 ही बचते हैं ना जनाब। तो आमिर लियाकत साहब जरा मुझे बता दें, ये 22-25 लोग कौन है ये जिनकी बात हो रही है कि वो पीटीआई के एमएनए हैं, वो खड़े होने को भी तैयार थे लेकिन वो एंड टाइम पे वोट नहीं कर सके, उन पे प्रेशर आ गया कहीं से? वो हार गए होंगे इलेक्शन, 22-25 ऐसे भी थे। नहीं वो एमएनए की बात कर रहे हैं जो आपके मेंबर्स हैं, पीटीआई के मेंबर्स हैं उनकी बात। अच्छा मेंबर्स नहीं, मेंबर ऐसे नहीं है, मतलब मेंबर्स ऐसे नहीं है। कितने नाराज हैं? नाराज अलग चीज होती है, नाराजगी अलग है। भी 3 दर्जन अरकान है जो इनको छोड़ना चाहते हैं। पंजाब कितने? 36 बंदे पंजाब में आपको छोड़ना चाह रहे हैं जी, जो पीटीआई को छोड़ना चाहते हैं। आप नहीं छोड़िएगा नून लीग को, वहीं रहिएगा, आप बहुत अच्छा रहेगा। आपसे हमारी मुलाकात आगे होती रहे, आप नून लीग में रहिएगा, मत छोड़िएगा, वहीं रहिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे 25 अरब बंदे आपके छोड़ना चाह रहे हैं, उनका कोई नहीं छोड़ना। उनसे कह रहा हूँ मैं, तो दोस्ती छोड़ना चाह रही ना, तो मैं दोस्ती होगी, मैं तो उनसे कह रहा हूँ आप वहीं रहिएगा, नहीं छोड़ना चाह रही। वो नहीं जाएंगी, वो तो मरियम साहिबा की दस्ते राज से साथ रहती हैं, मैं देखता रहता हूँ भाई। ये कि 25 अरकान कोई नहीं थे, कहाँ से आए? ठीक, अगर होंगे तो मिस्टर इंडिया वाली वॉच पहनी होगी, उन्हें नजर नहीं आ रहा हूँ, ऐसा नहीं है नहीं, ऐसे कोई भी नहीं। सब जो है वो इमरान खान के साथ हैं, पीटीआई के साथ हैं और साथ। पिछले प्रोग्राम में हमारे पीपल्स पार्टी के एक एमएनए कादिर मंदोहिल दावा कर रहे थे कि कराची से असद उमर साहब को हाउस से निकाल दिया, असद उमर उनकी वैसी उनके दावे हमें छोड़ दिए। वो कहते हैं असद उमर के अलावा अली जैदी और फैसल वाड़ा के अलावा कोई बाकी जितने लोग हैं वो सारे जो है ना वो हमारे साथ आने को। देखिए आपको अगर लिफ लैला सुनने का शौक है तो सुना करें सबसे। ये दावे कर रहे हैं कि बंदे आपके बंदे नाराज हैं खान साहब से। लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए प्रोग्राम का टाइम। अच्छा मैं तो नहीं कर रहा हूँ, राना सनाउल्लाह साहब उनके सीनियर लीडर हैं, शायद हकान अब्बासी साहब इतने बड़े लीडर हैं, साबिक वज़ीर आज़म, वो कह रहे हैं मुझको राणा जी माफ कर दें, कहीं से प्रेशर आ गया साहब, जो है कहीं से प्रेशर आ गया, वो प्रेशर पता नहीं कहां से आया। मजेदार आदमी है, वो करते हैं ऐसी बातें, अच्छा लगता है, अच्छी लगती है बातें, सब अच्छी लगती है। पंजाब में भी 35 लोग हैं, 3 दर्जन लोग हैं जो पीटीआई छोड़ना चाहते हैं। वो 35 तो नहीं है जहाँ 35 पंचर लगे थे। अगले इलेक्शन में पीटीआई से टिकट नहीं लेंगे और इनके अपने अंदर इतनी टूट फूट हो रही है। इलेक्शन की फजाओं में आज तक हिना की खुशबू महक रही है, इनको पता है, इनको सब कुछ पता है कि कब होना है, क्या बंदे भाग तो रहे हैं। आज नौशेरा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ था, लियाकत खट्टर साहब वहां से छोड़ के तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। हो जाता है, हो गए, बंदे भाग रहे हैं आपके। लियाकत कभी खटक होता ही नहीं ना, इसलिए हो गए, हो जाते हैं कभी मसला छोड़े। लियाकत खट्टर परवेज खटक साहब के भाई हैं आपके, भाई छोटी मोटी बात, साबिक सीएम केपीके के भाई। हमने तो 9 अरकान निकाल दिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले गए, बेटों भतीजों समेत। देखिए वो चले गए, हमने तो निकाले थे 9, हम निकाल भी देते हैं, किसी निकाले कभी? हाँ 9 निकाल चुके हम, अगर एक और निकल गया। वो आमिर लियाकत साहब कह रहे हैं ईवीएम बेशक भले यूज ना हो, इलेक्शन कमीशन अगले इंतखाबात में भले यूज ना करे, मैनुअल करा दे, हमें उस पर कोई हमारी तरफ से प्रेशर नहीं है। कह रहे हमने एक बना के दे दिया, हम तो आपके साथ हैं ना साहब, हम तो दोस्ती किए हैं, आप जो कहेंगे हम वो कर देंगे।
अच्छा, ये जो मामला है आमिर लियाकत साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज आपकी एक बड़ी विकेट गिराई है। लियाकत खटक साहब जो हैं, कौन सी बड़ी विकेट? तहरीक इंसाफ में थे आप, जिस तरह बयान कर रहे थे, भतीजे सारे जो हैं वो शामिल पार्टी में। उन्होंने आज चैलेंज दिया है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी का खान साहब के घबराने का वक्त शुरू हुआ चाहता है, जरा सुन लीजिए। छीन रहा है कप्तान रोटी कपड़ा और मकान। मैं पख्तूनख्वा के अवाम से पूछना चाहता हूँ, क्या तब्दीली पसंद आया? खान साहब अगर मेहनत कर रहा है तो आपका वोट पे डाका डालने की कोशिश कर रहा है, आपका पेट पे डाका डालने की कोशिश कर रहा है, आपका जेब पे डाका डालने की कोशिश कर रहा है। ये तब्दीली नहीं, तबाही है। मैं इमरान को वार्न कर रहा हूं कि अब घबराना का वक्त शुरू हो चुका है। आपके बंदे भाग रहे हैं, तहरीक इंसाफ छोड़ के दूसरी जमातों में जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी में चले गए, केपीके से जहां आपका स्ट्रांग होल्ड जिसे कहा जाता है, आपका मजबूत कला कहा जाता है, वहां से बंदे जा रहे हैं। घबराने का वक्त शुरू हुआ चाहता है आपका? तो बिलावल की गाते हुए तकरीर सुन रहा था। बिलावल की तकरीर में गाना भी होता है, तकरीर भी होती है, तो मैं तो यही सुन रहा था। बाकी तो बात बिलावल करते रहते हैं, करने नहीं। घबराने का वक्त कोई आपके लिए शुरू नहीं हुआ? हम तो कहते हैं घबराना। महंगाई डबल डिजिट में जा रही है, सब सही हो जाएगा। लोग आपके जो हैं वो नाराज होते जा रहे हैं, सब सही हो आपके इत्तेहादी आपसे नाराज थे, मैनेज कर लिए जाएगा। कैसे? सब सही हो जाएगा। कैसे? हम करेंगे। कैसे करेंगे? करके दिखाएंगे। कैसे करेंगे? करके दिखाएंगे। नहीं, कैसे करेंगे बताएं, कैसे लोगों को बताएं। लोगों जब आप लोगों को ये कहते हैं कि घबराना नहीं है तो कैसे करेंगे? क्यों ना घबराएं? करके दिखाएंगे। कैसे करेंगे नहीं बताएंगे, करके दिखाएंगे। समर वाला वोट दे के मायूस तो नहीं है दोबारा? आप समर हो नहीं, वोट दे के मायूस तो नहीं है सर? आप सुनिए, मैं मायूस लग रहा हूँ कहीं से? अभी तो आप कहते हैं स्टाइल से आ रहे हैं। पूछ रहा हूँ आपसे। मैं आपसे बता, आप समर है ना? फल कहते हैं। आप कैसे आए? हमने पूछा आपसे, करके दिखाया आपने समर। बस ये कि आप बता दीजिए। खान 2018 में हमारे पे मुसल्लत किए गए। कौन है? दोबारा बता दिए, फिर आप नाराज होंगे। क्या हुआ? फिर भी 4 वजीर खजाना चेंज हो गए हैं इनके टेन्योर में। अच्छी बात है, चेंज होते रहना चाहिए। आज आपको पता है कि स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट को 8% से ऊपर कर दिया है। डॉलर की प्राइस हाईएस्ट है, 174 से ऊपर पहुंच गई है। आपकी गोल्ड चेंज होते रहने से अच्छा, चेंज में तो कोई मसला नहीं है, होते रहना बड़ा फर्क पड़ता है। ये कह देने से कुछ नहीं होगा, ये आसान होता है। देखिए पॉलिसी बड़ा फर्क पड़ता है। पॉलिसी जा रही है, शख्सियात पॉलिसी नहीं चलाते, पॉलिसीज को शख्सियात चलाते हैं। अगर पॉलिसीज चल रही है, शख्सियात तो चला रही, नीचे अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया सर। कौन सी पॉलिसी बना रही है शख्सियात? बनेगी पॉलिसी आ रही है, आएंगी, सामने आएंगे। मौका दें जी, 1% एट द टाइम मौका दें इस तरह। हाँ जी, बोले। घबराने का टाइम उसी दिन आ गया था जिस दिन ये फैशिस्ट इमरान खान को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया था। जिस दिन से ये आए हैं हमारी इकोनॉमी डूबती जा रही है, मैशत डूबती जा रही है। बहरहाल फिल वक्त तो हिना परवेज भट्ट साहब, मुझे अपोजिशन के घबराने का मुझे लगता है कि वक्त शुरू हुआ चाहता है। ये जो आपके साथ एक के बाद एक सेटबैक हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में भी आपको नाकामी का सामना करना पड़ा। सेनेट में अददी अक्सरियत होने के बावजूद आज गवर्नमेंट ने वहां से भी 3 बिल पास करा लिए हैं। पीपल्स पार्टी वाले घबराने का वक्त आपके लिए शुरू हुआ चाहता है। चुपचाप बैठे हुए देख रहे हैं, हम दोनों को बोलते हैं पीपल्स पार्टी वाले। जी समर, मुझे ये बात करने दें, दरमियान में आप भी जी बोलिए, मैंने आपसे सवाल कर दिया, बोलिए आप। गेस्ट भी बोलते हैं प्लीज। हाँ ठीक है। आप देखिए, ये अवाम के लिए जरूर घबराने का टाइम है कि इमरानी फैशिस्ट हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया कि 33 बिल्स हमारे पे बुलडोज किए गए एक दिन पहले और आज भी सेनेट में। तो ये क्वेश्चन हमारे पे आता है कि ये जिस तरह इतनी अफरा तफरी क्यों पड़ी हुई है, इतनी अफरा तफरी क्यों थी कि इनको 33 बिल्स को बुलडोज करना पड़ा कल और आज फिर। और ज्वाइंट सेशन रोज तो नहीं होता ना, बनता है इनसे कि इतनी बड़ी मुश्किल से मैनेज किया। एक मरतबा ज्वाइंट सेशन इनको मौखर करना पड़ा, दोबारा से फिर हुआ। ज्वाइंट सेशन रोज तो नहीं हो सकता मैनेज। इतना एहतमाम करना लाना एहतमाम करना बड़ा मुश्किल काम होता है। ज्वाइंट्स में दर्द हो जाता है, ये बता रहा हूं मैं। लाना एहतमाम करना मुश्किल काम होता है। पता था ना ईवीएम मशीन के बगैर ये अगले इलेक्शन में कभी भी नहीं जीत सकते। ईवीएम मशीन और अगर अगले इलेक्शन में ईवीएम मशीन इस्तेमाल नहीं हुई और हम फिर भी जीत गए तो
अगले इलेक्शन में ईवीएम मशीन नहीं इस्तेमाल हुई और धांधली नहीं हुई तो पीएमएलएन स्वीप करेगी। अच्छा, आज मरियम नवाज साहिबा क्या कर रही थी? वो बड़ा अच्छा लगा था, वो तो बताएं आज मरियम साहिबा क्या कर रही थी? मरियम साहिबा क्या कर रही थी? मैं आया नहीं, हम लाए गए, क्या कर रही थी बताएं? नहीं, वो तो आपकी बात कर रही थी। मैंने ऐसे नहीं कहा था, तो आप आया नहीं, तो आप क्या कह रही थी? मैंने ऐसे नहीं कहा था ना, मैं कहा हम आए नहीं, बुलाए हम आए नहीं, हम लाए गए, ऐसे कहता। अवाम उनको वोट देती है, अवाम नवाज शरीफ साहब को और मरियम बीबी को वोट देती है, पीएमएलएन को वोट देती है। अगर धांधली ना हुई ना और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होए तो सवाए मुस्लिम लीग नून के और कोई जमात नहीं जीतेगी। ये पीपल्स पार्टी को मौका दे भाई, वो कह रहे वो जीतेंगे नहीं। नहीं, वो सर पीपल्स पार्टी को मौका दे, तो सिंध में तो दोबारा तीसरी मत पर आ जाए सर, वो बेचारे परेशान बैठे। एक ब्रेक लेनी है, जरा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद उन्हें कनेक्ट करते हैं पीपल्स पार्टी को भी, आपकी फरमाइश पूरी करेंगे बिल्कुल जरूर। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रहेगी, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक द शो। नाज़रीन, हम आमिर लियाकत साहब से मज़ीद भी कुछ चीज़ें जानेंगे कि ये एहतमाम से लाने वाला जो मामला है, अगर इन्हें एहतमाम से किसी और पार्टी में लाने का कोई इंतज़ाम अगर हो तो ये वहाँ भी जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और खान साहब से इनकी जो मुलाकात हुई, बड़ी इंटरेस्टिंग मुलाकात थी, वहाँ क्या बातचीत हुई वो भी इनसे जानेंगे। TLP पर भी इनकी राय लेंगे, जो साथ रिजवी साहब को रिहा किया गया है। लेकिन फिल वक्त हमें ज्वाइन किया ज़ुबैर मोतीवाला साहब ने, साबिक सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स। उनसे हम जानेंगे कि ये जो आज हुकूमत ने, स्टेट बैंक ने शरह सूद में 150 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया है। अब ज़ाहिर है लोगों ने बिज़नेस अपना बढ़ाना होता है, चलाना होता है कर्ज लेके, लेकिन अब कर्जा लेना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है दोबारा से। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, हम बड़े दावे सुनते रहे पिछले कुछ महीनों से कि हमारी सनत चल पड़ी है, सनती शोबा चल पड़ा है, इंडस्ट्री हमारी चल पड़ी है, अब जॉब्स क्रिएट होंगी, नौकरियाँ होंगी। ये जो आज हुकूमत ने फैसला किया इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का 150 बेसिस पॉइंट्स का, कितना फ़र्क पड़ेगा इससे बिजनेसेस पे? सबसे पहले तो मेरा कमेंट ये है कि दिस इज टू मच एंड टू क्विक। इतना ज़्यादा बढ़ा दिया और इतनी फौरी तौर पर उन्होंने 1.5% बढ़ाया है और 9.5% के ऊपर अगर ले गए शरह सूद, तो आई थिंक इट इज बहुत ज्यादा है। एक वक्त में इतना बढ़ाना मेरा ख्याल है कोई अक्लमंदी नहीं थी। अगर इसको ये कोई 8.5 का टारगेट किया हुआ IMF से अंडरस्टैंडिंग थी, तो ग्रेजुअली लेके आते, 0.5% अभी बढ़ाते, फिर आधा करते, फिर आते। फिर बात जो आपको सवाल इंडस्ट्री, देखें हम एक टारगेट लेके चलते हैं, हमारी एक एक्सपेंडिचर की एक कॉस्ट होती है और ये कॉस्ट जो है उसके अंदर फाइनेंशियल चार्ज बहुत वाइटल पार्ट प्ले करता है। जब आप उसको देखते हैं कि अगर आप 1.5% आप बढ़ा दें, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं अपनी इक्विटी का अगर मैंने 30% भी लिया हुआ है तो मेरी कॉस्ट का तो आप हिसाब करेंगे कितना बढ़ गई। 7.25% से आपने उसको जंप लगाया 1.5% का, ओवरऑल अगर आप देखें तो वो 14-15% जो है मुझे वो जंप आया। इसका मतलब मेरी फाइनेंशियल कॉस्ट की एक्सपेंडिचर में 15% का जंप आया। अगर मैं 30% इक्विटी भी इस्तेमाल करता हूँ तो इसका मतलब मेरी 5% जो है ना वो कॉस्ट बढ़ गई। तो 5% कॉस्ट तो मैं पास ऑन नहीं कर सकता। तो बात यह है कि ये तो सर ये बताएं जो यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बड़ी बातें होती हैं पाकिस्तान के अंदर, हमने बड़ा आसान कर दिया है कारोबार करना। गैस महंगी हो गई, बिजली महंगी हो गई, डॉलर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया रुपए के मुकाबले में। आपकी बहुत सारी जो रॉ मटेरियल है वो इम्पोर्ट होता है इंडस्ट्री का। अब इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिया गया, इससे कितना ज़्यादा कारोबार मुतासर हो सकता है? और जो जॉब क्रिएशन के वाले से ज़ाहिर है प्राइवेट सेक्टर में वो कितनी मुतासर होगी, नौकरियां जो गवर्नमेंट बात करती है? बड़ी बात जो इससे जन्म लेती है ना, सारी बातों को छोड़कर अगर हम देखें, कोई बाहर से बैठा हुआ आदमी अगर यहाँ के इन्वेस्टमेंट करता है या हम कोई एक्सपेंशन में जाते हैं, नई इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस शटर होता है। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है इन्वेस्टर को, वो उसका कॉन्फिडेंस होता है। वो एक कॉन्फिडेंस से आता है कि मैंने यहाँ इन्वेस्टमेंट इतनी की है, मेरे ऊपर मुझे इतना रिटर्न अपनी इन्वेस्टमेंट मिलेगा। और जब आप इसके दौरान ही जब आप इन प्रोसेस होते हैं इंडस्ट्री लगाने की, तो आप उसकी गिनती आपकी फेल होना शुरू हो जाती है। अब तो मैंने गैस का दाम ये गिना था, अब ये हो गया, बिजली का रेट मैंने ये गिना था, ये हो गया, अब ये अवेलेबिलिटी नहीं है, अब इसका नहीं है, फिर आ गया भाई मैंने इंटरेस्ट रेट मैंने ये गिना था। तो ये देखिए, ये सारी आपकी फिजिबिलिटीज और वाइबिलिटीज ANY हो जाती है। आप बिल्कुल वो यू कांट इवन इमेजिन कि मैंने जो जिस वायबिलिटी पे जिस फिजिबिलिटी में मैंने काम शुरू किया था वो तो इधर की उधर हो गई। तो आई थिंक इट इज नॉट इन द राइट डायरेक्शन। मैं तो प्राइम मिनिस्टर से अपील करूंगा कि इसको रिविजिट किया जाए
और इसको पोर्शंस के अंदर कर दिया जाए, ताकि जो है ना हम उसको अब्जॉर्ब कर सकें। सर क्विकली सर बताइएगा सादा अल्फाज में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं, सादा लोग अवाम है वो देख रहे हैं, लोगों की उम्मीद होती है कि प्राइवेट सेक्टर है वो जॉब्स क्रिएट करेगा, इंडस्ट्री जो है वो जॉब्स क्रिएट करेगी, क्योंकि सरकारी जॉब्स तो बहुत ही कम है, ना होने के बराबर। तो वो जॉब क्रिएशन पे कितना असर पड़ेगा? वो लोग जो नौजवान जो नौकरियों की उम्मीदें लगाए बैठे हैं इंडस्ट्री से, प्राइवेट शोबे से। समझता हूँ कि क्या जब एक सिग्नल जाता है, सिग्नल ये गया कि एकदम अगर 1.5% बढ़ाया है तो 2 महीने बाद पता नहीं एक और 1.5% बढ़ा देंगे या 1% बढ़ा देंगे, तो लोग खौफ ज्यादा हो गए। तो जो इन्वेस्टर था वो शाई हो गया। इन्वेस्टर जब नहीं लगाएगा नया यूनिट, नई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, तो जॉब क्रिएशन का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो जॉब क्रिएशन पे भी असर आएगा, स्टॉक एक्सचेंज पे भी असर आएगा, बिल्कुल आपकी प्रोडक्टिविटी पे भी आएगा, आपकी एक्सपोर्ट्स में भी असर आएगा। बिल्कुल तो ऐसा आप अपनी कॉस्ट को बढ़ाते चले जाएंगे और ना डॉलर का कोई पुरसान हाल है, और इसका इन्फ्लेशनरी प्रेशर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है जो गवर्नमेंट इसका एक जवाब पेश करती है। देखिए, वो हाइपर इन्फ्लेशन की बात करते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन हमारे जैसे मुल्कों में नहीं होता। बिल्कुल। हाँ, जब आप वहाँ क्या होता है, उसका थ्योरी ये है उसके पीछे, सप्लाई साइड से इसका ताल्लुक नहीं। रेट बढ़ाते हैं तो सेविंग बढ़ जाती है, तो सेविंग बढ़ी। यहाँ सेविंग कहाँ है? जो आम आदमी उसका तो बेचारे का 2 वक्त का खाना मुश्किल है, तो उसके लिए कहाँ सेविंग बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में अब तक कीमती वक्त अपनी इनपुट दे दी। आमिर लियाकत साहब कह रहे थे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, इससे फर्क पड़ता है सर ठीक ठाक, और इसमें जो बोरोइंग है वो 80% तो तकरीबन रियासत गवर्नमेंट खुद करती है, 20% जो प्राइवेट लोग करते हैं। तो ये तो हुकूमत के जो कर्जे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तकरीबन 250 अरब कर्जा आपने बढ़ा दिया आज के इस एक फैसले से। नहीं देखिए, हम टैक्स शरह में भी इजाफा हो रहा है, टैक्स भी हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। तो जब टैक्स कलेक्ट करते हैं तो ये आपको जो नज़र आ रहा है ये एक तरफ की तस्वीर है, कैप्शन नहीं पढ़ा आपने। कैप्शन ये कि टैक्स हमने कलेक्ट कर लिया, उसके तहत हम कर्जे अता नहीं। तो ये लगता है कि चीज़ें परेशान कुन सूरत हाल की तरफ जा रही, मगर ऐसा है नहीं। 192 अरब आपने इकट्ठा किया टैक्स पहले क्वार्टर में, और आपने इधर से ज़्यादा इकट्ठा किया अपने एक्सेस, लेकिन यहाँ से आपने 250 अरब जो है वो फिर हो जाएगा, नुकसान कर दिया। सूद जो आप एक्स्ट्रा पे करेंगे। तैमूर तालपुर साहब ज़रा बताइएगा कि अपोजिशन की हम बात कर रहे थे पिछले सेगमेंट में, आपने ज़रा देर से ज्वाइन किया, ज़रा अपनी इनपुट दे दीजिएगा कि अपोजिशन के पास अब कुछ रह गया है मजीद, या आप इंतजार ही करें 2023 के इंतखाबात का, उसी पे फोकस किया जाए अपोजिशन की तरफ से। ये हम दावे सुनते हैं, कभी एतमाद की बातें होती है, कभी क्या हम देखते हैं लॉन्ग मार्च की, ये सब दावे तो आपकी हवा में चले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक इस मसला है ज्वाइंट सेशन का, तो आपको पता है कि जो नंबर्स हैं गवर्नमेंट की वो मेजोरिटी में है। हमें उम्मीद थी, बहुत से लोगों ने ऐसे वादे किए थे, बहुत से लोगों ने ये बातें की थी कि हमें जो है इस तरह से नहीं किया जाएगा, हमारे साथ खड़े होंगे। पर शायद कुछ ऐसी कॉलें आई, कुछ ऐसे फोन कॉल हो गए जो हमारे कितने लोग थे परेशान हो गए। कितने आदमी थे जिन्होंने आपको गारंटीज दी थी कि वो वोट नहीं करेंगे या आपके साथ खड़े होंगे? इतने लोग थे, मैं समझता हूँ कि आराम से जो हमारा काम था वो हो जाता और इनको बहुत बड़ा रिजेक्शन मिलता। नून लीग तो कह रही है 22 से 25 लोग हमारे साथ राब्ते में थे, आपके साथ कितने थे? हमसे तो किसी राब्ते ज्यादा कराची से इलेक्टेड एमएनए आपके साथ राब्ते में थे, कौन से थे? हमारे तैमूर भाई, हमसे तो किसी राब्ता नहीं किया। कुछ इनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे साथ थे। तैमूर भाई, मैं आमिर लियाकत दर्ज कर रहा हूँ, मैं कहा हमसे तो किसी ने राब्ता नहीं किया। बड़ी ज्यादती की आपने यार। रिपीट कीजिएगा। तैमूर भाई, आमिर लियाकत दर्ज कर रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि हमसे तो किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। वो कह रहे हैं हमसे किसी ने राब्ता नहीं किया, बड़ी ज्यादती की आपने यार। बस आमिर भाई, राब्ते तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थे, और वही बात ना, वजन जरा ज्यादा आ गया हमारे। हाँ, अब देखिए ना, ये मसला हो गया ना। अब इंतजाम से लाने वाले पीपल्स पार्टी में इतने खूबसूरत लोग होते हैं, मैं भी आ जाता। आप भी खूबसूरत है, मैं भी खूबसूरत हूँ। यानी पीपल्स पार्टी भी अगर एहतमाम से आपको लेके जाए तो आप जाने को तैयार हैं? मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ कि छेड़ रहा हूँ। इंतजाम से लेके जाए, एहतमाम से लेके जाए। साहब बड़े बाप के बेटे हैं, बड़े जबरदस्त इंसान है, बड़े शानदार आदमी। नहीं आप नहीं जाएंगे अगर एहतमाम और इंतजाम से वहाँ लेके पार्टी वाले आपको कोई ऑफर करे? बिल्कुल माफ करे तो बस नहीं चाहिए जी। वो कह रहे हैं कि मुझे आप एहतमाम से लेके जाएं, इंतजाम से मैं पीपल्स पार्टी वालों की तरफ नहीं आऊंगा। जी तैमूर तालपुर साहब, ये बातें हमारी बात की होंगी, ये हमसे क्यों पूछ रहे हैं? असूल पर है और
असूल परस्त आदमी इन लोगों के साथ, गैर सियासी लोगों के साथ चल नहीं सकता। तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ हर उस अमल के लिए जो बेहतरी के लिए होगा, हर वो अमल जो पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित होगा, मुझे यकीन है कि आमिर भाई उसमें उसी का साथ देंगे जो सही होगा। और आमिर भाई भी जो है वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो लोगों से वोट लेकर आए हैं। सर फिल वक्त तो वो जो सर बात यह है, फिल वक्त आप कह रहे हैं अभी पार्टी शुरू हुई है, वो जो पार्टी 6 अक्टूबर को शुरू हुई थी वो तो फिलहाल खत्म हो गई है, उसमें तो हमें कुछ आप अचीव ही नहीं कर सके कुछ उसमें। अब कौन सी शुरू की? जी हिना भट्ट साहब बताना चाह रही है इसमें कुछ अपनी इनपुट देना चाह रही है। जी हिना परवेज भट्ट साहब, जो बात तैमूर तालपुर साहब कह रहे अभी पार्टी शुरू हुई है, मैं तो कह रहा हूं पार्टी इज ओवर। पीटीआई से इत्तेहादियों को भी पीपल्स पार्टी से क्यों प्रॉब्लम हुई? आमिर लियाकत साहब को भी पीटीआई से क्यों नहीं, इत्तेहादियों को पीटीआई से क्यों प्रॉब्लम हुई? इसी तरह आमिर लियाकत साहब को पीटीआई से क्यों प्रॉब्लम हुई इस हुकूमत से? क्योंकि जिन लोग जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना, उन्होंने वापस जब वोट मांगने जाना है तो लोगों ने उनसे सवाल करना है कि ये महंगाई इतनी ज़्यादा है और वो 50 जो लाख कितने करोड़ नौकरियों की बारिश, 1 करोड़ नौकरियां थी, 50 लाख घर बनने थे, तो वो 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर कहाँ हैं, लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं है। तो ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना, जिनने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में जाना होते, आवाम को जवाबदेह होती है। तो बात ये है कि तो अभी आमिर लियाकत साहब ने ये बात की कि मरियम बीबी को और नवाज शरीफ साहब को किसने आने देना। तो मैं आमिर लियाकत साहब आपको प्लीज बताऊं कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो तो PMLN, मरियम बीबी, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब स्वीप करेंगे। इसीलिए आप लोगों को इनको, आपको नहीं, सॉरी, अब पता नहीं आप पार्ट है PTI का नहीं, कि PTI बिल्कुल है, he is very much part of PTI, he is representing PTI at the show। वैसे आज मरियम साहब अच्छी लग रही थी, आपको शक क्यों, कहिएगा अच्छी लग रही थी, आपको शक क्यों रहता? आमिर लियाकत साहब पे शक क्यों रहता आपको कि वो पीटीआई में है या नहीं है? ये रश करती है, क्यों इतना शक है? शक नहीं, उसमें रेल लगा ले शुरू में, रश करती है। जो अवामी नुमाइंदा है ना, जो अवाम के वोट से आया है, वो पीटीआई को कभी सपोर्ट नहीं करेगा। इसीलिए इत्तेहादी भी पीटीआई को सपोर्ट नहीं करते और अवाम का कोई भी रहनुमा। और अगर आप गौर करें तो तैमूर भाई मंजिल की तरफ रवा दवा है और किसी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, कभी भी सपोर्ट नहीं करेगी अगले इलेक्शन में। आपने बाई इलेक्शन में देख लिया, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में देख लिया, आप लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करा लें, पीटीआई को कोई नहीं सपोर्ट करेगा। अवाम जो है ना वो गालियां देती है, इतनी महंगाई है, 2 वक्त की रोटी नहीं है, बच्चों के स्कूल के बिल नहीं दे सकते, मिडिल क्लास को तबाह बर्बाद कर दिया है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा मुल्क में, पॉलिसी इंटरेस्ट रेट 8% से ऊपर चला गया, हाईएस्ट डॉलर प्राइस, सोने की प्राइस, स्टॉक। ठीक है, ये नहीं आप कह रही हैं कि जब ये अवामी नुमाइंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जब अवाम में जाएंगे तो वहाँ कोई इंतजाम, कोई एहतमाम नहीं देखा जाएगा, अवाम महंगाई का बाकी इश्यूज का सवाल करेंगे। ठीक है, आपने दुरुस्त कहा, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ और आमिर लियाकत साहब भी एग्री कर रहे हैं आपकी बात से। पार्लिमानी जमहूरियत में वो बात सही कह रही है, अवाम में जब जाते हैं तो सवालात होते हैं, ये नहीं कि सवालात नहीं होते हैं और इसी तरह की बातें होती हैं, लेकिन आजकल ज्यादा नहीं हो रहे, चूंकि आजकल ज्यादा महंगाई डबल डिजिट में जाने वाली है। मैं चाहता हूँ होते हैं, लेकिन क्या पूछते हैं लोग आपसे, क्या सवाल करते हैं हल्के के? देखिए लोग सवाल ये करते हैं, पहले तो हमारे कराची के बहुत सारे पैकेजेस थे वो नहीं हुए, अभी तक हमारी ग्रीन बसें नहीं चल रही हैं, अब बहुत कराची के मसाइल बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो ये आम आदमी क्या सवाल करता है आपसे? आम आदमी तो महंगाई करता है, देखिए सच्ची बात, वो ये कहता है कि चीज़ें महंगी हो गई आमिर भाई, हमारे लिए क़ुव्वत ख़रीद मुश्किल हो गई है, हम क्या करें? तो ये करता है वो। हमारा काम है समर भाई उसे मुतमईन करना। मुतमईन करने के तरीके होते हैं, या तो आप कहीं पर कोई चीज़ सस्ती करा सकते हैं तो कराएं, नहीं तो फिर आप उसको ये यकीन और इत्मीनान दिलाएं कि कुछ दिनों में चीज़ें बेहतर होंगी। एक उम्मीद के साथ इंसान जीता है और उम्मीद के साथ ही चलता है। ये थोड़ी होता है कि आप अपनी पार्टी छोड़ देंगे, अब कोशिश ये करेंगे कि किसी तरह रहते हुए चीज़ों को बेहतर करें। उम्मीद तो लोग भी 2018 से खान साहब से लगाए बैठे हैं कि हालात बेहतर होंगे, अभी भी सुना तीसरे मैं उस आदमी की बात पूरे होने पे जी बस आदमी से हेली साहब कह रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे, पता नहीं वो कब आएंगे। एक मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो वो बेचारे सफर कर रहे हैं, बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। TLP कलअदम से उसका ख़त्म कर दिया गया स्टेटस, पाबंदी हटा दी गई, उसके सरबराह को रिहा कर दिया गया, साथ रिजवी को,
और फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि हम अभी इतने तैयार नहीं है कि हम इस तरह की इंतहा पसंदी से लड़ सकें, मुकाबला कर सकें। जनाब आमिर लियाकत साहब रिहा हो गए, साद रिजवी भी, तमाम मान ली गई, मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं हाथ डालने नहीं गए आप, मैं चला भी जाता, ऐसी कोई बात नहीं थी। देखिए क्यों, उसकी वजह ये कि बहुत अच्छी बात किसी ने कही थी, अगर बहुत बड़े मसाइल एक रिहाई से ख़त्म होते हों और मुल्क के ऐसे मसाइल की जिस पर हम सबको तवज्जो देनी चाहिए। आपने देखा एहलकार शहीद हुए, वो भी किसी के बच्चे थे, ऐसा ही है, और वो भी लब्बैक या रसूलुल्लाह कहने वाले थे, ऐसा ही है, हम सब हैं, नाम भी हम इसके बगैर चल नहीं सकते। हाँ, हम हमारी ज़बानों पर है लब्बैक लब्बैक या रसूलुल्लाह। तो अगर वो ऐसे एहलकार आगे शहीद नहीं होंगे और कोई मसाइल नहीं होंगे और उनको रिहा कर दिया तो अच्छी बात है, कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं हाथ डालने जाना देखिए वो एक सियासी शख्सियत जाते आप बिल्कुल डालता, वो एक क्या अच्छा किया उन्होंने, क्या कमाल किया उन्होंने, ये तो लब्बैक के नारे लगा के लब्बैक या रसूलुल्लाह, इस नारे पे सबकी जान कुर्बान, तमाम पाकिस्तानियों की, तमाम मुसलमानों की जान कुर्बान, लेकिन ये नारा लगा के एक सियासी मकसद अचीव करना बंदे की रिहाई के लिए तो बड़ी ज्यादती नहीं की है। देखिए अब वो पूरा एक मुआहिदा है, उसमें रिहाई भी है। मुआहिदा कब सामने लाएंगे? मुआहिदा ले आना चाहिए अब सामने, क्योंकि अब एक क्लॉज पूरी हो गई है, एक जो सारी पूरी हो गई तकरीबन उसकी, नहीं बाकी है कुछ बातें, जैसे और बातें मैं आपको बताता हूँ। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि देखिए अगली क्लॉज क्या है, इत्तेहाद होना है पीटीआई से, क्या है नहीं पीएलपी का, पीटीआई से नहीं होता। देखिए मैं आप वही बता रहा हूँ आपको कि सफ़ीर को निकालने की कोई बात हुई नहीं थी, नहीं बिल्कुल ऐसा ही है, ये नहीं थी। आपकी खान साहब से इस पर क्या बात हुई? ये इधर आपने माशाल्लाह आप पकड़ लीजिए बात को। ठीक, मैं ये बता रहा था कि मेरी खान साहब से बात हुई थी कि आप ये बताइए कि जब सफ़ीर निकाला नहीं जा सकता तो ये मुआहिदा क्यों हुआ, तो उन्हें मुझको नहीं पता था। ठीक, मुश्किल मैं अफगानिस्तान में। ठीक है, ज़रा हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, बेहतर इकदाम गवर्नमेंट ने ये उठाया कि खून रेजी से बचा लिया गया सारा कुछ और बंदा रिहा कर दिया, पाबंदी भी ख़त्म कर दी। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि रियासत कैन डील विद एक्सट्रीमिज्म। मुझे बताए इस हुकूमत ने क्या स्टेप्स लिए हैं टू डील विद एक्सट्रीमिज्म। हमारे हुकूमत में तो ऑपरेशन रद्दुल फसाद हुआ, नेशनल एक्शन प्लान हुआ, उस पर एक्शन भी लिया गया। ये पहला सवाल फवाद चौधरी साहब से है कि इन्होंने एक्सट्रीमिज्म को कंट्रोल करने के लिए क्या स्टेप्स लिए। यानी विल की कमी है। चीज इनके फवाद चौधरी में इनकी अपनी क्लैरिटी भी नहीं है ना। इजाज चौधरी साहब कोई और बयान देते हैं, फवाद चौधरी साहब कोई और बयान देते हैं, इंग्लिश में कोई और ट्वीट करते हैं, उर्दू में कोई और आपका ये कहना है कि गवर्नमेंट के पास विल भी नहीं है, कैपेसिटी भी नहीं है, करना चाहते तो कर सकते थे, लड़ सकते हैं, लेकिन वे लड़ना नहीं चाहते। आज की खबरें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।